नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आपका खड़ा न्यूज में बहुत स्वागत करता हूं। 15 जनवरी 1956 आज से 66 साल पहले दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में पिता रामदास बच्ची के यहाँ एक लड़की जन्म लेती है जो कि दक्षिण दिल्ली के इंद्रपुरी के मकान नंबर C27 में रहते थे। 2 कमरों के मकान में रामदास पेशे से एक डाक कर्मचारी थे। हालांकि उनका जो मूल गांव था वो गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर में था। रामदास नौकरी के सिलसिले में बादलपुर से दक्षिण दिल्ली में आ गई थी। रामदास की कुल संतान 6 लड़के व 3 लड़कियां थीं। उनमें से ही एक लड़की पैदा होती है जिसका बचपन का नाम चंद्रावती रखा जाता है। रामदास दलित परिवार से आते थे, इसीलिए सामाजिक कठिनाइयों का सामना करते हुए रामदास किसी भी तरह से दिल्ली में एक डाक कर्मचारी के रूप में नौकरी करते हैं। रामदास की बेटी चंद्रावती शुरू से ही तेज, होनहार व होशियार थी। चंद्रावती ने पढ़ाई दिल्ली के ही सरकारी स्कूल से पूरी की। चंद्रावती की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में पूरी हुई, लेकिन चंद्रावती शुरू से ही पढ़ने में होशियार थी, इसलिए चंद्रावती ने कक्षा 9, 10 व 11 की पढ़ाई 1 साल में ही पूरी की। चंद्रावती ने अपने पिता रामदास से एक दिन कहा कि पिताजी, ये नाम चंद्रावती मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा नाम मायावती रख दीजिए। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बहन कुमारी मायावती की, जिनके नाम कई रिकॉर्ड हैं व देश में पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी अभी तक प्राप्त है। मायावती शुरू से ही अपनी पिता की प्रिय थी, पढ़ने में बहुत ही होशियार थी। उन्होंने शुरुआत की पढ़ाई में ही बाबा साहब अम्बेडकर को खूब पढ़ा। वह बाबा साहब के अम्बेडकरों के विचारों से बहुत प्रभावित हुई। एक दिन अपने पिता रामदास से बोली, पिताजी, क्या मैं भी बाबा भीमराव अम्बेडकर जैसा बन सकती हूँ? तो पिता रामदास ने कहा, क्यों नहीं बेटी, बाबा अम्बेडकर ने भी खूब पढ़ा, पढ़कर बड़े आदमी बनकर अपने समाज की बहुत सेवा की, बस समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी। तुम भी उन्हीं की तरह तब बन सकती हो जब तुम IAS की तैयारी अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक कलेक्टर के रूप में कार्यरत हूँ व अपने समाज के में हो रहे अन्याय के खिलाफ आप लड़ाई जारी रखें। तभी से मायावती ने कलेक्टर बनने की मन में ठान ली। मायावती ने 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्नातक की डिग्री 1975 में ली, कालिंदी कॉलेज दिल्ली से। उसके बाद 1976 में गाजियाबाद के BMLG कॉलेज से B.Ed की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि DU से LLB की पढ़ाई पूरी की। इसी के साथ अपनी आजीविका व अपना खर्च चलाने के लिए उन्होंने दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में नौकरी भी कर ली और अपनी IAS की तैयारी में पूरे मन से लग गई। उसी समय पंजाब के रोपड़ में जन्मे काशीराम ने 1970 के दशक में जातिगत भेदभाव व शोषण के खिलाफ एक नए तरह के आंदोलन की शुरुआत की, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी करते थे। उसके बाद पुणे में DRDO के एक गोला बारूद की फैक्ट्री में असिस्टेंट की नौकरी की। उसी में काम करते हुए महाराष्ट्र में अपने दलित साथियों के साथ हो रहे अत्याचार व अन्याय को करीब से देखा। काशीराम जी स्वयं भी दलित समाज से थे। उस समय की महाराष्ट्र सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती व संत रविदास की जयंती की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। वह अपने साथियों के साथ हो रहे अत्याचार को देखते हुए काशीराम ने एक निर्णय लिया। अपने साथियों को, अपने दलित कर्मचारी साथियों को इकट्ठा किया
और कहा, अब लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाएगी, इसकी लड़ाई एक नए तरह के आंदोलन से लड़ी जाएगी। बस फिर क्या था, काशीराम ने अपने सभी दलित कर्मचारियों की बैठक बुलाई व 1973 में एक राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन बनाया जिसका नाम था बामसेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज संगठन, अर्थात जिसकी ख्याति बामसेफ के नाम से हुई। बामसेफ का कार्य बहुत तेजी से चल निकला। पूरे महाराष्ट्र में दलित कर्मचारी व पिछड़े व माइनॉरिटी के कर्मचारी इकट्ठा होने लगे। बामसेफ का कार्य बहुत तेजी से देश के अन्य राज्यों में भी फैलने लगा। उसी के तहत दिल्ली में भी बामसेफ के बैनर तले दलित कर्मचारियों के आंदोलन होने लगे। बामसेफ के आंदोलनों के कारण ही काशीराम को जगह जगह जाना पड़ता था। उसी के तहत बामसेफ के कार्यक्रमों में दिल्ली में काशीराम का आना जाना लगातार बढ़ता गया। दिल्ली सरकार में ही एक सरकारी स्कूल में मायावती भी नौकरी करती थी। मायावती ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। वह बामसेफ से पूरी तरह से जुड़ गई। अक्सर उनकी मुलाकात मान्यवर काशीराम से होती रहती थी, क्योंकि बामसेफ के कार्यक्रमों में मायावती भी जाती रहीं और बामसेफ के मुख्य कर्ता काशीराम ही थे। साल 1977 की एक घटना ने मायावती को एकाएक चर्चा में ला दिया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक सेमिनार का आयोजन था। उस सेमिनार में उस समय के दिग्गज नेता राजनारायण भी पहुंचे थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी को चुनाव हराया था तथा वो तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। जब राजनारायण ने मंच पर भाषण दिया तो अपने भाषण में दलितों के बजाय बार बार हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि राजनारायण भी दलितों के खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ ही बोल रहे थे, लेकिन मायावती ने उनके द्वारा बार बार बोले जा रहे हरिजन शब्द से नाराज होकर मायावती भड़क गईं और मंच पर आकर बोली, भाइयों बहनों, ये वही लोग हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था को अब तक बनाए रखा है और वहीं दूसरी ओर उन्हीं के खिलाफ लड़ने का ढोंग करते हैं। मायावती राजनारायण की तरफ इशारा करके बोलती हैं, आप होते कौन हैं जो हम दलितों व अनुसूचित लोगों को हरिजन शब्द कहने वाले? आप सब मनवादी लोग हैं। हमें नहीं लड़वानी आपसे अपनी लड़ाई। हम स्वयं दलित व अनुसूचित जात के लोग खुद अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं व अपनी लड़ाई हम लड़ लेंगे। इसी के साथ वहाँ हंगामा हो गया व पब्लिक में राजनारायण मुर्दाबाद के नारे जोर शोर से लगने लगे। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में काशीराम भी उपस्थित थे। काशीराम मायावती के इन तेवरों को देखकर बहुत हतप्रत हुए व बहुत प्रभावित हुए। काशीराम को भी एक ऐसे ही साथी की जरूरत थी जो उग्र हो, अपने तीखे भाषणों से चर्चित हो, वह अपना विरोध किसी भी नेता के सामने करने से न डरे। उसी से प्रभावित होकर काशीराम अगले दिन मायावती के घर पहुंचते हैं। मान्यवर काशीराम को मायावती अपने घर पर देखकर बहुत हैरान हुई, क्योंकि काशीराम उस समय दलितों के बड़े नेता बन चुके थे। मायावती ने उनको देखकर प्रणाम किया और बैठने को कहा। काशीराम ने उनके पिता रामदास से पूछा, मायावती जी क्या कर रही हैं? तो रामदास व मायावती ने कहा, हमें दलितों के खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ मैं आईएएस बनना चाहती हूँ व कलेक्टर बनकर अपने समाज के लिए लड़ना चाहती हूँ। काशीराम ने कहा, आप कलेक्टर बनकर कुछ नहीं कर सकती,
न जाने कितने कलेक्टर दलित समाज से आए और गए और आएंगे, लेकिन नेताओं के दबाव के कारण वो अपने समाज की लड़ाई कभी नहीं पूरी ईमानदारी से लड़ सकते, क्योंकि कलेक्टर भी सरकार के इशारों पर ही नाचते हैं। काशीराम ने आगे कहा, मायावती, तुम कलेक्टर बनना चाहती हो, मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊंगा जहां ऐसे 20 कलेक्टर आपके सामने हाजिरी लगाने पर मजबूर होंगे। वह आपकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार खड़े होंगे। मायावती मान्यवर काशीराम की इन सब बातों से बहुत प्रभावित हुई। वह मन ही मन काशीराम के साथ जुड़ने का निर्णय कर लिया, लेकिन इन सब के खिलाफ उनके पिता रामदास थे। रामदास का कहना था कि नहीं, आप कलेक्टर ही बनिए, क्योंकि राजनीति बहुत गंदी है और लड़कियों व महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं। कि अगर आपको राजनीति ही करनी है तो देश की जमी जमाई पार्टी कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर करिए और वहाँ अपनी दलितों की आवाज़ उठाइए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर भी कांग्रेस में ही सक्रिय राजनीति कर चुके थे। लेकिन मायावती ने अपने पिता रामदास की एक न सुनी, वह काशीराम के साथ शामिल हो गईं। लेकिन इससे उनके पिता रामदास बहुत रुष्ट हुए। वह मायावती को अपने फैसला बदलने के लिए कहा। वह रामदास ने कहा, अगर मायावती आप अपना फैसला नहीं बदलेंगी तो आप हमारे घर से निकल जाइए। तभी मायावती ने भी अपने पिता का घर छोड़ दिया। वह बाम साहब के दिल्ली कार्यालय में एक कमरे में रहने लगी। जब मायावती बाम साहब के कार्यालय में रहने लगी, तब लोगों ने उनके व काशीराम के बारे में तरह तरह की अफवाहों को बल दिया। इसका जिक्र स्वयं मायावती अपनी बायोग्राफी में लिखती हैं कि जब मैं बाम साहब के कार्यालय में रहने लगी, तब लोगों ने तरह तरह की मेरे बारे में, बम मान्यवर काशीराम के बारे में अफवाह उड़ाई। इससे परेशान होकर मान्यवर साहब ने कहा कि मायावती, आप दूसरे कमरे में रहती हैं और मैं तो मिशन के कार्यक्रमों के तहत ज़्यादातर बाहर ही रहता हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने एक भाई के साथ इस दूसरे कार्यालय के कमरे में रह सकती हैं। लेकिन मायावती ने मान्यवर साहब से कहा कि मान्यवर साहब, आप मेरी चिंता छोड़िए, मेरी 7 साल की नौकरी में कुछ जमा की गई पूंजी है, उससे मैं एक दिल्ली में छोटा सा मकान ले लेती हूँ, उसमें मैं रह लेती हूँ। और मायावती ने ऐसा ही किया। मायावती ने दिल्ली के एक इलाके में छोटा सा मकान खरीदा और वहाँ रहने लगी। उधर 80 के दशक में राजनीतिक अस्थिरता के बीच काशीराम ने 1981 को अपनी नौकरी छोड़ी। वह एक राष्ट्रीय जनमंच तैयार किया, जिसका नाम रखा गया DS4, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, जिसका नाम लोकप्रिय हुआ DS4। DS4 का नारा था, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़, बाकी हैं सब DS4। इस नारे के तहत काशीराम देश में बहुत लोकप्रिय हुए। बस समाजों में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई, क्योंकि काशीराम का मानना था कि ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ के बाकी की आबादी 85% के साथ बहुत अन्याय जुर्म हुए हैं, उन सबको इकट्ठा कर एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बनाई जा सकती है। काशीराम ने कश्मीर से कन्याकुमारी और पोरबंदर से कोहिमा तक साइकिल यात्राएं की, जिसकी लंबाई लगभग 6 किलोमीटर बताई जाती है। DS4 ने अपना ज़्यादातर फोकस उत्तर भारत के राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश व राजस्थान को किया, जहां पर अनुसूचित जाति व पिछड़ों की आबादी बहुत अधिक है।
काशीराम अपने इन मिशन में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। जब मान्यवर काशीराम अपनी रैलियों में व यात्राओं में लोगों से कांग्रेस व अन्य दलों के खिलाफ बहिष्कार करने की बात करते थे, तब लोग पूछते थे कि मान्यवर साहब, हम फिर आखिर में किसको वोट दें, हमारे समाज का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। इसी से उत्साहित होकर काशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया, जिसका नाम रखा गया बहुजन समाज पार्टी। काशीराम ने पंजाब में अपनी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा। पंजाब में कुछ हद तक सफलता प्राप्त करने के बाद मान्यवर काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में सक्रिय कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बहुसंख्यकों की आबादी बहुत अधिक थी तथा यूपी में ही उनके पास एक भीड़ खींचने वाली व अपने तीखे भाषणों से चर्चित रहने वाली नेता मायावती भी थीं। काशीराम ने उनको 1984 में पहली बार कैराना विधानसभा से चुनाव लड़ाया और वे इस चुनाव में हार गईं। उसके ठीक बाद मायावती ने बिजनौर व हरिद्वार से लोकसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि इस चुनाव में भी मायावती को हार देखनी पड़ी, लेकिन मायावती व काशीराम के लिए एक बहुत अच्छी बात यह थी कि मायावती को इन तीनों ही चुनावों में दलितों का एक मुश्त वोट मिल रहा था, जिससे बहुजन समाज पार्टी व काशीराम व मायावती सभी लोग बहुत उत्साहित थे। 1989 का साल मायावती व बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित हुआ। इसी के साथ देश में हुए लोकसभा चुनाव में मायावती ने बिजनौर सीट से चुनाव लड़ा और भारी मतों से विजयश्री हासिल की। मायावती के जरिए पहली बार बसपा ने लोकसभा में प्रवेश किया। 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में बसपा ने 3 सीटें हासिल की। इसी साल यूपी विधानसभा चुनाव में 13 सीटें मिली। बसपा ने पंजाब मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ा, वहाँ पर भी कुछ सफलता हासिल की। उसके बाद बसपा उत्तर प्रदेश में एक मजबूत पार्टी बन चुकी थी। काशीराम ने मायावती को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। इसी के साथ बसपा में फूट पड़ने लगी, क्योंकि कुछ लोग मायावती का एकाएक कद बढ़ने से कुछ लोगों को मायावती का एकाएक कद बढ़ने से अच्छा नहीं लगा। इस सब के बावजूद भी मान्यवर काशीराम ने मायावती पर अपना भरोसा बनाए रखा। उनको पूरी उत्तर प्रदेश की कमान दे रखी थी। इसी के साथ मायावती के युग की शुरुआत हो चुकी थी। वह मायावती अपने धड़ाधड़ फैसले ले रही थी। वह अपने तीखे भाषणों से दलित समाज में एक जागरूकता पैदा कर रही थी। इसके साथ साथ ही काशीराम भी बीमार रहने लगे थे। वह काशीराम का स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था। कहा जाता है कि बसपा में मायावती के युग की शुरुआत हुई। अब आगे की कहानी आप पार्ट 2 में देखिए। ये थी मायावती के संघर्षों की कहानी। अब सत्ता की कहानी देखिए पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अखाड़ा न्यूज़।